हेलो बच्चों, किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग कल डीपीएसपी पर चर्चा किए थे और आज के क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे पार्ट 4 को। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्य, यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 कौ में, आर्टिकल 51 कौ में है। आर्टिकल 51 कौ में है। तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में अंतः स्थापित किया गया या जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो इसको हमने लिया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं इसको, जिसे हम वर्तमान रूस के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के कितने मौलिक कर्तव्य थे? कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51A में है, मौलिक कर्तव्य को किस कमेटी के सिफारिश पर संविधान में स्थान दिया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर दिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में अंतः स्थापित किया गया है। तो बस इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है 4 को, एक पूछा जा सकता है एक सोर्सेस को। उसके बाद नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज 11। किस कमेटी के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में है, 1A में है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। उसमें कौन भारत की पीएम थी? तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ही, उनके प्रयास से ही इसको जोड़ा गया था कि नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 में क्या है? संघ है, यूनियन, पार्ट 5 में यूनियन है और किस आर्टिकल में है? तो इसको आप लोग लिख लें, आर्टिकल 52 से 151 तक संघ की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हम सिर्फ प्रेसिडेंट को कवर करेंगे, 52 से 62 तक यूनियन और प्रेसिडेंट देखेंगे। तो राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो पार्लियामेंट का एक अंग होता है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक अंग होता है। संसद का जो निर्माण होता है, पार्लियामेंट का जो निर्माण होता है, इसके कितने ऑर्गन होते हैं? तो 3 ऑर्गन होते हैं संसद जो बनता है, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कोई भी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो कोई भी बिल जिसको हम विधेयक कहते हैं, सबसे पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाता है किसी बिल को। उसके बाद फिर लोकसभा में किसी भी बिल को सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद लोकसभा के बाद कहाँ आता है? राज्यसभा आता है। और राज्यसभा के बाद फिर कहाँ आता है? तो राज्यसभा से वह प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल क्या बनता है? वह अधिनियम का रूप लेता है। इसीलिए कार्यपालिका जो है वह कौन है? प्रेसिडेंट है। और लोकसभा, राज्यसभा, इसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। कार्यपालिका और विधायिका और एक न्यायपालिका। यानी कि भारतीय शासन के कितने पिलर होते हैं? 3 पिलर होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। इस पर हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 जो है वह भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 देखते हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर और राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर मिलकर के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आर्टिकल 55 इसमें है प्रोसेस ऑफ राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या तरीका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है, इसकी चर्चा आर्टिकल 55 में की गई है। आर्टिकल 56
राष्ट्रपति का टेन्योर क्या है, कितने वर्ष तक वह राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो उसके कार्यकाल जो है तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 57 देखते हैं। इसमें है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्ट किया गया हो तो वही व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए योग्य समझा जा सकता है और बन सकता है। और ऐसा कौन बना है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 58 आइए। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पद के लिए योग्य समझा जाएगा। और डू नॉट होल्ड द प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के सेवा शर्तें। सेवा शर्त क्या है कि उसको पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। शपथ, तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति पद का शपथ जो दिलवाता है वह सुप्रीम कोर्ट का सीजे, और अगर वह अनुपस्थित है तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश सीनियर जजेस होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा राष्ट्रपति पद का। आर्टिकल 61 इसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। अगर राष्ट्रपति अगर उन्होंने कोई भी असंवैधानिक कार्य किया है या संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन कितने दिन पूर्व उनको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए? तो 14 डेज पहले मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन। और यह प्रस्ताव जो पारित होगा महाभियोग का वह संसद के दोनों सदनों के 2/3 मेजॉरिटी से अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पूर्व? तो 14 डेज पहले दी जाएगी। और राष्ट्रपति चूंकि अपनी सफाई पेश करेगा कि उन्होंने कौन सी गलती की है या नहीं की है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, वैकेंट हो गया है, तो पुनः इलेक्शन किया जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 123 को, इसमें है इशू द ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अगर मान लीजिए संसद का कोई भी, संसद के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, अगर संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी भी चीज़ पर, किसी भी बिल पर कानून बनाना जरूरी होता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत? तो राज्यपाल 213 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करता है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जो है, तो आर्टिकल 143 अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जिस पर राष्ट्रपति को परामर्श लेना जरूरी समझता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, अंडर द आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है। मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, लेकिन यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 143, 123, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं तक आप लोग देखिए, और कल के क्लास में जो है हम लोग पुनः चर्चा करेंगे आर्टिकल 62 के बाद। थैंक यू।